जी बेटा, कैसे हैं आप? कल का लेक्चर देखा था? कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी, कल हमने पढ़े थे C3 एंड C4 पाथवे। कल के लेक्चर का मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आज हम जो तीसरा आप कह लें कि पाथवे पढ़ेंगे, कैम पाथवे, वो C4 पाथवे जैसा ही है। तो अगर आपको C4 पाथवे की समझ आ गई है तो फिर कैम समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। C4 पाथवे में हमने क्या देखा था कि दो सेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे थे। एक था मेसोफिल सेल और दूसरा था बंडल शीथ सेल। और मैंने आपको बताया था कि C4 पाथवे ऑपरेट भी उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनकी स्लीव्स में क्रांस रॉड में पाई जाती है, यानी कि उनके बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि देयर इज अनदर पाथवे दैट इज नोन एज कैम पाथवे, कैरोसिलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो कि C4 पाथवे जैसा ही है। मतलब जिस तरह C4 पाथवे में आपने देखा कि मैलेट प्रोड्यूस होता है एंड देन फिर मैलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है इन द बंडल शीट सेल्स, और वहां पे वो कैल्विन साइकिल ऑपरेट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मैलेट से रिलीज होती है, दैट इज प्रोवाइडेड टू द C3 पाथवे इन द बंडल शीट सेल्स। उसी को अगर आप सामने रखें तो जो कैम पाथवे है, आप कह सकते हैं कि कैम पाथवे इज जस्ट लाइक C4 पाथवे। फर्क इसमें ये है कि जो काम मेसोफिल सेल्स में होना था वो होगा रात के टाइम पे उनमें, और जो काम बनल शील सेल्स में होना था वो होगा दिन के टाइम में। ठीक है, मतलब जो सेल एक ही रहेगा, सेल दो नहीं होंगे C4 साइकिल की तरह। C4 साइकिल में हमने दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व किए ना, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। जो काम मेसोफिल सेल्स ने करना था वो मेसोफिल सेल्स ही रात के टाइम पे कर लेंगे, और जो काम बंडल शीट सेल्स ने किया था वो काम मेसोफिल सेल्स ही लेकिन दिन के टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाथवे जो है आप कह लें कि इसमें भी मैलेट ही प्रोड्यूस होगा और मैलेट ही कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, लेकिन आधा काम सेम सेल आधा काम दिन के टाइम पे कर लेंगे और आधा काम जो है वो रात के टाइम पे कर लेंगे। इस पाथवे को कैरोसिलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स में ऑब्जर्व किया गया था जिन जो कि आप कह लें कि कैरोसिलिसिन एसिड जो है उनकी जिनमें उनमें कैरोसिलिसिन एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता था, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑब्जर्व किया गया। और कैरोसिलिसी फैमिली के ये जो है ये प्लांट्स जो है ये मेंबर्स हैं जिनमें ये पाथवे पाया जाता है। अगर आप इनको इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये हॉट इन्वायरमेंट के आप कह लें कि या क्रिटिकल इन्वायरमेंट के जो है वो प्लांट्स हैं, जिनमें अगर वो दिन के टाइम पे अगर अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो उनमें वाटर की कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन के इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि पहले ही उनके पास पानी की कमी होती है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट है तो पहले ही पानी की कमी होती है, ऊपर से अगर दिन के टाइम में जब सूरज की तपश जो है वो ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी कम होती है, तो एट दैट टाइम पे अगर वो अपने स्टोमेटा को ओपन करें फॉर द सेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, तो क्या होगा कि उनमें फिर वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो फिर उनमें क्या स्ट्रेटेजी अल्लाह ताला ने रखी है कि वो अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम पे ओपन नहीं करते, रात के टाइम पे उनको ओपन करते हैं, और दिन के टाइम में वो मोस्टली अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। लेकिन अब आपको तो पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो दिन के टाइम पे हो सकती है क्योंकि लाइट रिएक्शन ने दिन के टाइम पे होना है। तो फिर इस तरीके से ये इन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है कि जो काम आप कह लें कि लाइट रिएक्शन का जो काम है वो तो दिन के टाइम पे ही होगा, लेकिन लाइट रिएक्शंस के अलावा जो काम है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने का काम वो रात के टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इनकी जो है वो मैनेजमेंट होती है।
तो ये पाथवे आपके सामने C4 पाथवे अभी मैंने आपको दिखाया भी था, दोबारा से उसको रिकॉल कर लें। ये वाला हिस्सा जो है, दिस विल टेक्स प्लेस इन द नाइट एंड दिस विल टेक्स प्लेस इन द लाइट, ठीक है, नाइट एंड लाइट, डार्क एंड इन द लाइट। तो अब आप दोबारा से इस पे आ जाएं, कैम पाथवे पे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो पोर्शन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्लाइड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डार्कनेस में, यानी रात के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस टाइम पे मैंने क्या बताया कि रात के टाइम पे ये अपना स्टोमेटा जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। तो रात के टाइम है, अपना स्टोमेटा इन्होंने ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक की, काम वही है क्या, पेप यानी कि फास्फोइनोल पायरोवेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ने उसकी इनटेक की, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, सेम एंजाइम जो कि C4 पाथवे में इस्तेमाल हो रहा था, और फॉर्मेशन किसकी हुई है, ऑक्सैलोएसीटेट की। और ऑक्सैलोएसीटेट जो है बिल्कुल सेम जिस तरह हमने C4 में पढ़ा था, ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए मैलेट बना देगा। अब फर्क ये है कि वहां पे मैलेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था इनटू द बंडल शीथ सेल्स। यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स, मेसोफिल सेल्स, उनका कोई चक्कर नहीं है, सेम मेसोफिल सेल्स ही हैं। और मैलेट बनने के बाद क्या हो जाएगा, रात के टाइम पे वो जाकर वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। काम वही है जो C4 में हो रहा था, लेकिन दूसरे सेल में शिफ्ट होने की बजाय मैलेट जो है वो जाकर वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा रात के टाइम। क्योंकि इसकी जो आपको कह लें कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है NADP, और आप कह लेंगे जो ATP का बनना है वो तो दिन के टाइम पे होगा। तो दिन टाइम पे जब वो बन जाएंगे तो ये फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, और जो है वो वहां पे उसकी आप कह लेंगे फिक्सेशन हो जाएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लाइट टाइम और डे टाइम, यहाँ पे इस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज है, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक नहीं हो सकती, और अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज है आउटर एनवायरनमेंट में उसको ये ब्लॉक कर देगा बाय क्लोजिंग इट्स स्टोमेटा एट डे टाइम। और फर्दर ये क्यों अपने स्टोमेटा को और क्यों क्लोज कर रहा है, क्योंकि ताकि ये अपने आप को डेसिकेशन से बचा सके और वाटर लॉस को बचा सके, ठीक है। और दिन के टाइम पे हो क्या रहा है, वही वैक्यूल जिसमें मैलिक एसिड पहले जाके वहां पे स्टोर था, वही वहां से रिलीज होगा इनटू द साइटोप्लाज्म। और रिलीज होने के बाद सेम प्रोसीजर मैलिक एंजाइम के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड और मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। सारा काम जो कि आपको मैंने समझाया था कि होना है इनटू द मेसोफिल सेल्स, वो अब होगा मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सेल्स, वो सारा काम अब यहाँ पे हुआ है। वहां पे मैलिक एंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था इन द बंडल शीट सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेम सेल में ही डे टाइम पे मैलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और पायरोवेट भी कहीं मूव नहीं कर रहा, वो क्लोरोप्लास्ट में है, और क्लोरोप्लास्ट में वो दोबारा से स्टार्च बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। और यही स्टार्च जो है एट नाइट जो है अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट, और दोबारा से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है एट दिस टाइम, दिस विल बी यूटिलाइज फॉर द कैल्विन साइकिल ऑपरेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में ये इस्तेमाल हो जाएगा। और इस तरीके से ये अपने फोटोसिंथेसिस को यू कैन से कि फोटोसिंथेसिस का आधा पार्ट वो रात को उसकी तैयारी करके रख लेते हैं, और बाकी का काम जो है वो दिन के टाइम उसको मुकम्मल कर देते हैं। जी, इसकी समझ आई है आपको, कैरोसिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या है, पाथवे क्या है, जो कि ये कैरोसिलेसिन एसिड यहाँ पे कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये सिर्फ उन प्लांट्स से इसका नाम है कि जिनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, कैरोसिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया था, दैट इज वाई इसको कैम पाथवे कहा जाता है। अदरवाइज अगर एंजाइम वाइज देखा जाए, अगर आप इसकी ऑपरेशन को देखें, एनर्जी टेकिंग को देखें, तो इट्स जस्ट लाइक C4 पाथवे। फर्क सिर्फ ये है कि इनमें क्राउन्स भी नहीं है, और ये दो सेल्स की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है ऑपरेशन के लिए, एक ही सेल में हो रहा है। और बस ये फर्क ये है कि जो काम मेसोफिल में हो रहा होता है वो आप समझ लें कि वो डार्क में हो जाएगा, और जो काम बंडल शीट सेल्स में हो रहा था वो लाइट में हो जाएगा या डे टाइम में हो जाएगा। जी, इसकी समझ आ गई आपको? यस मैम। मैम जी बेटा बोलो। मैम ये जो मतलब डे टाइम में वो
जी बोले, डे टाइम में क्या? डे लाइट मतलब स्टोर करते हैं ना, तो नाइट टाइम इनका फोटोसिंथेसिस। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का ये वाला पार्ट होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ये स्टोर करके रख लेंगे, वैक्यूल में स्टोर करके रख लेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट जो है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि डायरेक्टली आम इन्वायरमेंट में डायरेक्टली जो है वो प्लांट स्टोमेटा के जरिए ले रहा होता है और वो यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला काम जो है वो रात को कर रहा होता है। बाकी का सारा ऑपरेशन जो है वो डे टाइम पे ही हो रहा है, यानी कैल्विन साइकिल डे टाइम ओके, पे हो रहा है, लाइट एक्शंस भी डे मतलब है टाइम पे हो कि रहा है। आधी फोटोसिंथेसिस मतलब रात को होती है और आधी दिन को होती है। आदि इन द सेंस कि इफ यू कंसिडर दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस, तो आप कह सकते हैं कि अपना कुछ काम जो है वो रात को करके रख लेता है। अदरवाइज जो लाइट एक्शन मैम है बेटा अगर वो तो लाइट लाइट की प्रेजेंस में ही होंगे ना, जी स्कीम तो लाइट की प्रेजेंस में ही चलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी वो नाइट लाइट में ही कर रहे हैं, डे टाइम पे ही कर रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सही हो गया। जी और कोई क्वेश्चन है? जी इसके साथ ही बेटा हमने ये मैम तीनों टाइप्स की मैम आपको जो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बता दिया। कैल्विन साइकिल आपको बताया कि हर तरह के प्लांट्स में होगा, लेकिन कैल्विन साइकिल को असिस्ट करने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस को और ज्यादा जो है वो बेहतर बना सकें। और उनमें जो कि मैकेनिज्म है मैंने आपको पढ़ाया है C4 पाथवे, जो कि C3 को असिस्ट करता है C4 प्लांट्स में। और मैंने आपको बताया है कैम पाथवे, जो कि कैम प्लांट्स में जो है असिस्ट करता है C3 पाथवे को, ताकि उनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो एफिशिएंटली जारी रहे। और ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो ग्रोथ वाइज मेरे ख्याल है आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने कल बताया भी था कि ग्रोथ सबसे अच्छी जो है वो C4 की होती है, दूसरे नंबर पे C3 है। और जो ये जो है कैंप पाथवे जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जिन प्लांट्स में होगा उनका ग्रोथ रेट जो है वो सबसे स्लो होगा, क्योंकि देखिए आधा काम वो किस टाइम पे कर रहे हैं, आधा काम किस टाइम पे कर रहे हैं। तो जब ये डिवीजन ऑफ लेबर इन द डे टाइम होगी तो फिर जाहिर है उसकी रफ्तार भी उतनी ज्यादा फास्ट नहीं होगी जैसा कि हर टाइम पे काम करने वाली मेजोरिटी ऑफ द टाइम में जो काम कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका रेट जो है वो हाई होगा। तो इसी वजह इसकी एग्जांपल आपके सामने, कैक्टस की एग्जांपल आपके सामने है, डेजर्ट प्लांट जो है कि उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होती है। और ऐसा नहीं होता कि वो दिनों में आपके सामने जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कोई ट्री जो है वो डेजर्ट में आपको नजर आ जाए, जैसे आप गन्ने की फसल को देखते हैं या मेज को देखते हैं, तो उन जैसा इनका हाई रेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके साथ वो सरवाइव कर रहे हैं उस क्रिटिकल एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म, कि वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन किए हुए हैं, अपने अपने आप को सरवाइव किए हुए हैं क्रिटिकल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पानी की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है, हाई रेडिएशन है। और दिन के टाइम पे अगर वो स्टोमेटा ओपन करें तो फिर तो वो बिल्कुल ही आप कह लें कि उनके लिए बहुत ही वो डेंजरस है। तो उस तमाम चीजों को उनसे बचने के लिए उन्होंने फिर ये अडेप्टेशन जो है वो इख्तियार की हुई है। ये कंपैरिजन है मैम यहाँ पे प्लांट्स का कि जिनके अंदर C3 किन में पाया जाता है, C4 किन में पाया जाता है, कैम प्लांट्स जो है कैम पाथवे किन में पाया जाता है। जी बोले बोले। मैम मैम ये कैक्टस में, आज कैक्टस जो है ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी तो पाया जाता है, मतलब हमारे इलाके जैसे हैं। जी बिल्कुल पाया, जी बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन आप देखें इसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी स्लो ही होती है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म तो वही ऑपरेट कर रहा है ना। अब आप इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में लगा भी लेंगे लेकिन उसके अंदर मैकेनिज्म ही वही है फोटोसिंथेसिस करने का, तो वो उसी को ही फॉलो करता है। मैम आज सही काफ़ी है। स्टूडेंट्स का नेट इशू है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैम से कहें आज थोड़ा। चलो ठीक है, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, तो एक इसको देख लेते हैं छोटे से को, और एक मैं आपको पढ़ा पढ़ा देती हूँ। ये इसका कंपैरिजन है, ठीक है, जिसमें तीनों तरह के प्लांट्स मैंने आपको बता दिए कि कैम पाथवे किन में होता है, ये उनके नाम है। C4 किन किन में होता है, वैसे तो इसके अलावा भी हो सकते हैं,
लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये जो है वो दिखाया हुआ है। हाँ, वैसे वाकई में व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो वहाँ पे भी थ्रू आउट जो है वो नेट नहीं चल रहा था। वीपीएन यूज करके मैम क्लास ले रहे हैं वरना नेट नहीं चल रहा। बहुत इशू है सिग्नल्स में। ओहो, अच्छा, चले, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको फिर मैं स्किप कर देती हूँ और ये फिर हम तब पढ़ेंगे जब मुझे क्लास होगी। और यहाँ पे ना मैं आपको सिर्फ ये बता दिखा देती हूँ कि ये जो आपको पाथवेज पढ़ाए हैं ना, इन्हीं को आप कह लें कि समराइज करके इन स्लाइड्स में दिखाया हुआ है, उनके डिफरेंसेस को, ताकि आपको उनको याद करना और उनके कॉन्सेप्ट जो है उसको बनाने में आपको आसानी हो। डेफिनेशन क्या है C3 प्लांट्स की, C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, टाइप्स क्या, कौन से प्लांट्स टाइप्स में ये होते हैं। फिर ये कि फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक मैंने स्किप किया है, जो मैंने आपसे कहा है कि जब क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन इनमें किस पे होती है, किस में नहीं होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके अलावा सेल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जैसे कि C3 में सिर्फ मीजोफिल सेल्स ही होते हैं, लेकिन C4 में फिजोफिल वर्णक्षेत्र दोनों होंगे। तो ये एक तरह की, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक तरह की ये समरी है कि जिसमें आप कहने के दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, ताकि आप एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंसेस जब आप कर रहे होते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है इसमें C3 में 3 कार्बन का होता है, इसमें C4 में जो है वो 4 कार्बन का होता है, और 3 कार्बन का जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट है, 4 कार्बन वाला जो एक्सैलोएसिटिक एसिड है जिसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है। कैल्विन साइकिल का जो ऑपरेशन है वो C3 में जो है वो एक ही सेल जो है, आप कह लें कि C3 जो है वो ऑल एंड ऑल मतलब इसमें होता है, जबकि C4 पाथवे C3 भी होता है और उसके साथ में हैशलैग जो है ये C4 पाथवे जो है उसको असिस्ट कर रहा होता है। कार्बोक्सिलेशन एंजाइम जो है उसमें रुबिस्को ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही होगा। लेकिन इसमें आपने देखा नंबर ऑफ अदर एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें पेप कार्बोक्सिलेज है, मैलिक एंजाइम है। तो दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ C4 पाथवे। तो वो फिर एंजाइम का डिफरेंस आ जाएगा। बेसिस क्या है प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, वो भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने प्रोड्यूस करना है एक ग्लूकोज का मालिक्यूल तो आपको 6 टाइम्स जो है कैल्विन साइकिल को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 12 NADPH जो है वो रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 1 molecule of glucose with respect to C3 pathway, एंड 18 ATP आर रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH जो है वो यूटिलाइज होते हैं। तो जब 6 टाइम वो साइकिल चलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो 12 NADPH एंड 18 ATP आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जबकि C4 पाथवे में आप जानते ही हैं कि जो एक्स्ट्रा काम हो रहा होता है उसके लिए भी मैंने आपको बताया था 2 ATP रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द ATP वो बढ़ जाएगी, अब वो 18 नहीं रहेंगे, अब वो 30 बन जाएंगे, क्योंकि 12 जो है वो 6 टाइम जब आप ऑपरेट करेंगे तो 12 जो है वो उसके लिए आ जाएंगे, C4 पाथवे को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, इसको भी हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपनसेशन पॉइंट है C3 के लिए वो ज्यादा, इन अदर वर्ड्स आप बस ये समझ लें कि मिनिमम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो वो C3 के लिए ज्यादा क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑपरेट होता है। जबकि C4 प्लांट्स जो हैं बहुत थोड़ी भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है तो दिस पाथवे विल बी ऑपरेटेड। इसको बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है अगर इन्वायरमेंट में हो तो ये उसकी आप इन अदर वर्ड ये समझ लें कि इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो C3 नहीं चलेगा, C4 चल जाएगा, ठीक है। तो C4 प्लांट्स इस वजह से भी ज्यादा सक्सेसफुल है अपने ग्रोथ रेट के हिसाब से और एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, कि ये कम कार्बन डाइऑक्साइड वाली कंडीशन में भी ये अपना फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये उसकी समरी थी। उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है तो ये मैं बता देती हूँ। ये जितना भी हमने अब तक जो प्रोसेस पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस का, दिस इज नॉन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और इन अदर वर्ड्स इसको आप कह सकते हैं कि ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक। ये जो सारी हमने लाइट रिएक्शंस डार्क रिएक्शंस पढ़े हैं, स्पेशली विद द फोकस ऑफ द लाइट रिएक्शंस, क्योंकि लाइट रिएक्शंस ही वो जगह है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है।
तो उस प्रोसेस को, उस टाइप को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हो तो हमेशा ऑक्सीजन भी साथ में लिबरेट हो, या लाइट एक्शन जो है वो विदाउट द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये होते किन में है? ये फिर होते हैं बेटा बैक्टीरिया में, और इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जिनमें आप कह लें कि वो लाइट एक्शन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपनी खुराक भी बना रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट नहीं करते। रीजन उसकी ये है कि हम ऑक्सीजन जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो किससे हासिल करते हैं? वो बाय द सेपरेटिंग ऑफ द वाटर। इन अदर वर्ड्स उससे सबस्ट्रेट जो है वो वाटर है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करवा रहे हैं और हाइड्रोजन आयन के कम्युलेशन करवा रहे हैं ल्यूमन में। लेकिन एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाटर की स्प्लिटिंग के जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करते, या अपना जो लाइट एक्शन है उनको नहीं चलाते। दैट इज वाई वो ऑक्सीजन को भी फिर लिबरेट नहीं, जब वो वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं कर रहे तो वो फिर ऑक्सीजन को लिबरेट क्यों करेंगे? ठीक है, तो इस वजह से फिर ये एनऑक्सीजेनिक कहलाएंगे। इनमें अगर मैकेनिज्म में देखें तो क्या फर्क है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, उसी पे फिर हम इसको समराइज भी कर लेते हैं कि मैकेनिज्म जो है आपने देखा ही था कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है या नॉर्मल जो लाइट रिएक्शंस है, उनमें दो फोटो सिस्टम एट ए टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं, PS2 एंड PS1। PS2 से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, PS1 के पास जाते हैं और वहां से फिर वो जाते हैं टुवर्ड्स द NADP, और वो फिर NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस होती है, एज आई टोल्ड यू कि इनमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही, तो ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, या ये सिर्फ PS2 को इस्तेमाल करेंगे या ये सिर्फ PS1 को इस्तेमाल करेंगे। दोनों फोटो सिस्टम को एट ए टाइम ये इस्तेमाल नहीं करते। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इनमें एबिलिटी ही नहीं है कि ये दोनों इसके अंदर एक ही वक्त में पाए जाए। ठीक है, तो ये भी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का खासा है। एक तो ये कि ये ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते, दूसरा ये कि दो फोटो सिस्टम में से ये एक ही फोटो सिस्टम को एट ए टाइम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कोई भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ PS2 रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ PS1 रखते हैं, लेकिन एट ए टाइम दोनों एक जो बैक्टीरिया है उसमें वो प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाई हुई है इन्हीं की। ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे है, ये पर्पल बैक्टीरिया की एग्जांपल है, जो कि एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसका रिएक्शन साइकिल जरा देखें, PS2 के साथ एसोसिएटेड जितना भी उसके कैरियर्स थे, ये देखिए थियोफाइटिन, क्यूनोन, और उसके बाद साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारा वही है जो कि आप कह लें कि PS2 के साथ एसोसिएटेड ये वाले कैरियर्स, और ये तो खैर अलग ही होता है, तो ये भी इसके साथ मौजूद है। और उसके बाद दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्शन सेंटर को चले जाएंगे, तो इस दौरान में होगा क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, ATP बनेंगे, और ये अपना काम जो चलाते रहेंगे, लेकिन ना ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है और ना ही NADPH बन रहे हैं, क्योंकि NADPH तो हमें पता है ना वो PS1 के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये इसमें PS1 है ही नहीं, इसमें सिर्फ PS2 है, तो सिर्फ ATP बनेंगे, NADPH नहीं बनेंगे। अच्छा, और इसी तरीके से एक और चीज जो कि यहाँ पे वाजे कर दूं कि PS2 इनके पास जरूर है, लेकिन इनका PS2 भी जो हायर प्लांट्स का PS2 है, या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर PS2 PS1 इकट्ठे पाए जाते हैं, ये उस जैसा नहीं है, उससे मिलता जुलता है। वहां पे आपको पता है वहां का जो रिएक्शन सेंटर था PS2 का, उसमें 680 नैनोमीटर की जो लाइट है वो ऑब्जॉर्ब हुई थी। यहाँ पे नोट करें ये PS2 ही है, लेकिन इसका जो PS2 है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो 870 नैनोमीटर की लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड कह रही हूँ, ये फार रेड रीजन में चला जाता है, ये रेड पोर्शन में भी नहीं रहता इवन। तो बहुत डिफरेंस है एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन में भी। तो यू कैन से कि ये बहुत लो एनर्जी वाली जो लाइट है उसके जरिए कितना काम चला लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो राइट साइड पे आपके पास एग्जांपल वो दिखाई हुई है, वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, और इसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर PS2 नहीं है, ये सिर्फ PS1 से अपना काम चलाते हैं। तो PS1 ही है, तो वाटर सेपरेटिंग को तो आप सोचे ही ना, तो फिर ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो कैरियर्स हैं वो भी इसके चेंज हैं, बट इसकी सिमिलैरिटी जो है दैट इज मोर टुवर्ड्स PS1, एज इट इज हैविंग the FT NAD reductase enzyme to convert NAD into NADH,
और जैसे NADP जो है NADPH को में कन्वर्ट करता था, तो इस तरह यहाँ पे फेरिडॉक्सिन NAD रिडक्टेज मौजूद है, NADP की बजाय NAD रिडक्टेज मौजूद है, जो कि इस फॉर्म में एनर्जी को बना सकता है, बिकॉज इट हैज द मशीनरी टू इट हैज द एंजाइम टू मेक NADH। लेकिन PS2 वाले में ये मशीनरी मौजूद नहीं थी, लिहाजा उसमें सिर्फ ATP बनेंगे, ठीक है। और इसमें इस वाले में ATP भी बनेंगे और NADH भी बनेंगे, क्योंकि इसके पास दोनों सलाहियतें हैं। ये इस तरीके से साइक्लिक मैनर में ATP भी बना सकता है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और इस तरफ को चलेगा तो फिर ये NADH भी बना सकता है। इस तरीके से ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल हैं। तो इन सब से हमें पता चला कि ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया इसमें शामिल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया में नॉर्मल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। ये अदर देन साइनोजेनिक बैक्टीरिया जो है उनमें ये आते हैं, और इनमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, इनके फोटोसिस्टम एक वक्त में एक ही पाया जाता है। इनके रिएक्शन सेंटर जो है फोटोसिस्टम्स के, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, वो भी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द हायर प्लांट्स फोटोसिस्टम्स। जैसे कि मैंने फोटोसिस्टम 2 में बताया था 870 की लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है, फोटोसिस्टम 1 जो है 840 की लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है, जबकि जो नॉर्मल फोटोसिस्टम 1 होता है वो 700 की लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है उसका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो उस लिहाज से भी ये डिफरेंट है। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ दिस यू कैन से टॉपिक के ऑक्सीजेनिक कैसे होते हैं, एनऑक्सीजेनिक कैसे होते हैं। पीछे अगर आप इसकी थ्योरी को देख रहे हैं तो उसमें यही बातें जो है उनको रिपीट किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने पिक्चर दिखाते हुए नहीं बताई, कि इन जो बैक्टीरिया है इनके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको उसको फिर हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। उनके अंदर खास किस्म का क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि नॉर्मल क्लोरोफिल से हटके होता है, और उसको फिर हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई, कि ये अदर देन बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर है, ग्रीन ग्लाइडिंग है, हेलो बैक्टीरिया है, इनमें पाए जाते हैं, पर्पल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। पिगमेंट का नाम बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। फोटोसिस्टम 1 या 2 एक टाइम में एक ही पाया जाएगा, और ATP दोनों तरह के फोटोसिस्टम में जनरेट करने की सलाहियत होगी, और ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, और इसका एक टॉपिक फिर रह जाएगा C2 का पाथवे, जो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ लेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस, ये 2 के बाद मतलब एक लेक्चर इस पे लगेगा, तो उसके बाद फिर आपका ये जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। नो मैम, बस लेक्चर अपलोड कर दें जिससे। जी बेटा, वो मैंने रिड्यूस कर ली उसकी वीडियोस। आई होप कि मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे ना आज वाले समेत सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड कर दूँ। 3 हो चुके हैं, बाकी जो है ठीक है। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। बहुत थोड़ा पढ़ाया मैंने, लेकिन मुझे खुद भी पता है कि इंटरनेट का इशू आ रहा है, और स्पीड हमारी माशाल्लाह अच्छी है, और इंशाल्लाह इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस मैम, कोई बहुत बात नहीं, हम अच्छी है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बहुत अच्छी है, चले थैंक यू। लेकिन ये मेरा करेक्टरिस्टिक फीचर भी है, मेरी स्पीड। मैम आपकी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप थोड़ी गुस्से वाली है। मैं गुस्से वाली हूँ, अदरवाइज आप पढ़ाने नहीं देते टीचर बच्चों को, टीचर को पढ़ाने नहीं देते। नो मैम ऐसी बात नहीं है, मतलब हाँ तो फिर इससे क्या मुराद है कि आप थोड़ी गुस्से वाली हैं इसलिए आपकी स्पीड अच्छी है। आप पढ़ा देती है काफी ज्यादा। यार ये कह लो कि मैं पढ़ाती